Hello CA final students. Today I am recording part number 3 of the professional ethics chapter. So let us start with our discussion. अब देखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट. अब अपन के दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल. तो देखो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, और पार्ट नंबर 4 जो बात करता है दैट इज ऑफ अदर मिसकंडक्ट. सिमिलर इज द केस विथ शेड्यूल नंबर 2 जहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज रिलेटेड विद द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पार्ट नंबर 3 इज विद द अदर मिसकंडक्ट. तो अब देखो पार्ट 1 में क्या होता है, इट इज फॉर द CAN प्रैक्टिस. पार्ट 2 इसके लिए CAN सर्विस. पार्ट 3 इसके लिए फर्स्ट शेड्यूल का बता रहा हूँ अभी, फॉर द मेंबर जनरली, एंड पार्ट नंबर 4 इज फॉर द अदर मिसकंडक्ट. और जो शेड्यूल 2 है उसमें पार्ट नंबर 1 किसके लिए है, फॉर CAN प्रैक्टिस. यहाँ पे CAN सर्विस के लिए कोई अलग से शेड्यूल नहीं है, तो ये वाला शेड्यूल हटा दिया गया. अब पार्ट नंबर 2 इसके लिए CA मेंबर्स इन जनरली, और पार्ट नंबर 3 है अदर मिसकंडक्ट. तो ये अपना स्ट्रक्चर है. तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट ये अपना शेड्यूल से लिंक हो जाता है. अब अपन चलते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स है ऑफ अदर मिसकंडक्ट. तो देखो जहाँ पे मैंने क्या किया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ माई क्लाइंट है वो मैंने रिटेन कर लिए. तो जहाँ पे CA रिटेन कर लेता है बुक्स ऑफ अकाउंट, या मैं कोई मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी RTL या ऑडिट असिस्टेंट की सर्विसेज कर रहा हूँ अपनी पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है. तो जहाँ पे CA यूज़ कर रहा है RTL या ऑडिट असिस्टेंट को काम सिखाने की बजाय उससे अपना पर्सनल काम करवा रहा है. या फिर CA कोई 8.5 का जो ऑफेंस है जहाँ पे वो मॉरल टर्प्टेटिव का दोषी था, जो अपन ने 8.5 में पढ़ा था, 815 है ना. तो अगर वो उस टाइप में कुछ दोषी है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अदर मिसकंडक्ट. या फिर वो कोई ऑफिस बेरर है और अ रीजनल काउंसिल, मतलब कोई काउंसिल का मेंबर है या फिर ऑफिस बेरर है, और वो जो उससे पैसा मिलता है उसे मिस अप्रोप्रिएट या मिस यूटिलाइज करता है. तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी बाय द ऑफिस बेरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल एंड द यूटिलाइजेशन देयर ऑफ फॉर इट्स पर्सनल यूज. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये आप माइंड में रखना कि रीजनल काउंसिल का बंदा अगर उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज अदर मिसकंडक्ट. इसे अदर मिसकंडक्ट मानेंगे, ठीक है. या फिर मैं रिप्लाई नहीं करता विद इन अ रीजनेबल टाइम टू द लेटर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. मतलब मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेरे पास नोटिस आया एंड आई एम नॉट रिप्लाइंग टू दैट विल बी ट्रीटेड एज अदर मिसकंडक्ट. अगर मान लो मैं इंस्टीट्यूट को जवाब नहीं देता, दैट विल बी कवर्ड अंडर पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2. अगर आपको शेड्यूल 1 का पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 के अंदर लिखा है, अगर आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अदर मिसकंडक्ट. तो आपको ये ऐसे लिंक करना. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप क्या बोलते हैं, रीजनल काउंसिल का बंदा पैसे को मिस यूटिलाइज करता है या फिर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, या फिर वो रिप्लाई नहीं करता टू द लेटर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है. या फिर वो क्लाइंट के जो रिकॉर्ड है, असेसमेंट के रिकॉर्ड, वहाँ पे वो उसे अपने अलमीरा में रखता है, ठीक है. तो मतलब क्या बोलते हैं, वो उसे छुपा के रख रहा है, ठीक है. या फिर उसने बैंक के ऊपर कोई कोएर्सिव मेथड यूज़ किया, मतलब उन्हें धमकाया है कि भाई लोन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ ऑडिट में ये पॉइंट निकाल दूंगा, ठीक है. तो हैड अडॉप्टेड कोएर्सिव मेथड ऑन अ बैंक टू हैविंग अ लोन सैंक्शन टू हिम. तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ, सबसे पहला पॉइंट है कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन कर ली, उसने मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर RTL या ऑडिट असिस्टेंट को अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ किया, या फिर 815 वाला ऑफेंस किया, या फिर वो ऑफिस बैरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल है लेकिन उसने मिस यूटिलाइज किया पैसे का, या फिर उसने रिप्लाई नहीं किया विद इन अ रीजनेबल टाइम टू द लेटर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो असेसमेंट के पेपर से उसे अपने अलमीरा में रखा, या फिर उसने बैंक के ऊपर कोएर्सिव मेथड ला के लोन ऑब्टेन किया. तो देखो फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है. तो इसमें देखो 4 पार्ट है. तो 4 पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है. पहला पार्ट प्रैक्टिस वालों के लिए, दूसरा सर्विस वालों के लिए, तीसरा जनरली के लिए, और चौथा इज फॉर द अदर मिसकंडक्ट, ठीक है. सिमिलर बेसिस पे सेकंड शेड्यूल में CAN प्रैक्टिस, CA जनरली एंड अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स जनरली. ये अपना पॉइंट आता है अदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट. अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल. तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोलता है, अगर आप किसी बंदे को अलाउ करते हो, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, क्योंकि बंदा क्या नहीं है, या तो आपका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है. पहली बात तो वो बंदा क्या होना चाहिए, वो CAN प्रैक्टिस होना चाहिए. तो आप किसी बंदे को प्रैक्टिस करने अलाउ दे रहे हो, और वो मतलब दो ही केसेस में आप अलाउ कर सकते हो. वन इज, तो अगर आप देखो तो CAN प्रैक्टिस किसी और CAN प्रैक्टिस को तभी अलाउ कर सकता है प्रैक्टिस करने के लिए इन हिज ओन नेम, जब या तो वो बंदा उसका एम्प्लॉय है या फिर वो उसका पार्टनर है. तो अगर वो पार्टनर है तो अलाउड है, एम्प्लॉय है तो अलाउड है. तो पहला क्लॉज क्या बोलता है, पहला क्लॉज अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो अलाउ CAN प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अगर वो अलाउ करता है कोई ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो कि हु इज नॉट अ CAN प्रैक्टिस, या फिर जो CAN प्रैक्टिस तो है लेकिन या तो उसके साथ पार्टनरशिप में नहीं है या फिर एम्प्लॉयड नहीं है. तो अगर मैं बोलूँ
लो अगर सी इन प्रैक्टिस को अलाउ करता है लेकिन या तो वो पार्टनर नहीं है या फिर एम्प्लॉय नहीं है तो भी वो मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो अगर वो सी इन प्रैक्टिस नहीं है तो अलाउड ही नहीं है, अगर सी इन प्रैक्टिस है तो पार्टनर या एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद क्लॉज नंबर 12। क्लॉज नंबर 12 में क्या है, सेम डायग्राम बनेगा। तो उसमें क्या है कि 8 सी अलाउ कर रहा है दूसरे सी एन प्रैक्टिस को, मतलब दूसरा सी एन प्रैक्टिस तभी साइन कर सकता, मतलब देखो मैंने किसी सी एन प्रैक्टिस को अलाउ किया लेकिन वो सी एन प्रैक्टिस टू साइन, ठीक है, तो साइनिंग की पावर सिर्फ पार्टनर के पास हो सकती है। तो अगर क्लॉज नंबर 12 की बात करूं तो यहाँ पे नॉट अलाउड होगा, यहाँ पे अलाउड होगा, यहाँ पे नॉट अलाउड होगा और यहाँ पे भी नॉट अलाउड होगा, मतलब एम्प्लॉय कैन नॉट साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये क्लॉज नंबर 12 है, वहां पे सिर्फ पार्टनर कैन ओनली साइन, ठीक है, तो पार्टनर कैन ओनली साइन। तो क्लॉज नंबर 12 और क्लॉज नंबर 1 में बस फर्क क्या है, ये एम्प्लॉय वाला जो अलाउड है यहाँ पे वो नॉट अलाउड बन जाएगा। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 12 अपना कंप्लीट हो जाता है। तो क्लॉज 1 है ना अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 2 बोलता है अगर आप या तो पे करते हो या फिर एग्री टू पे करते हो, क्या शेयर कमीशन ब्रोकरेज, क्या करते हो, पे करते हो, एग्री टू पे करते हो, क्या शेयर कमीशन या ब्रोकरेज, किसमें, इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, किसे, टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब आप किन किन के साथ शेयर कर सकते हो, आप मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, है ना, चाहे वो सी एन प्रैक्टिस हो चाहे सी एन सर्विस हो, तो आप मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो, मतलब आप अपनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन बंदों के साथ शेयर कर सकते हो। कौन कौन, मेंबर, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो, पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो, रिटायर्ड पार्टनर के साथ कर सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर सकते हो ऑफ अ डिसीज पार्टनर, या फिर कोई मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी जो कि रेगुलेशन 53A(1) के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, या फिर सच अदर पर्सन। तो अगर मैं बोलूँ किन किन के साथ शेयर कर सकते हैं अपन, मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, चाहे वो सी एन प्रैक्टिस हो चाहे सी एन सर्विस हो, मैं पार्टनर के साथ कर सकता हूँ, रिटायर्ड पार्टनर के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर सकता हूँ, प्रोफेशनल बॉडी है मेंबर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ जो कि रेगुलेशन 53A में बता रखे हैं, और मैं उन बंदों के साथ भी शेयर कर सकता हूँ सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये रेगुलेशन 53A(3) में बता रखा है। तो मैं इनके साथ अपनी शेयर कमीशन, मतलब मैं पे कर सकता हूँ या एग्रीज टू पे, ठीक है। तो मैं अदर देन दिस आई विल बी गिल्टी, तो अगर मैं इनके अलावा किसी को देता हूँ या फिर एग्री टू पे करता हूँ देन आई विल बी गिल्टी, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट आता है। किन किन के साथ शेयर कर सकता हूँ, मेंबर, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका, डिसीज पार्टनर का, ठीक है। अब आप समझो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी, दूसरा 5वां पॉइंट, एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो देखो मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी जहाँ पे अपन ने पढ़ा, वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, रेगुलेशन 53A(1). तो 53A(1) में क्या प्रेस्क्राइब्ड है, ICSI, ICWI, बार काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, IAI, इंडियन एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ये सारे इंस्टीट्यूट्स के अगर आप मेंबर हो तो आप प्रैक्टिस मतलब यू कैन शेयर विद दैम अपना शेयर कमीशन या ब्रोकरेज, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल फीस, है ना। तो अगर मैं बोलूँ किन किन के साथ शेयर कर सकते हो, मेंबर्स के साथ, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर अपना आता है प्रोफेशनल बॉडी है मेंबर्स, उसमें आता है ICI, ICSI, ICWI, ICSI, फिर आता है बार काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और इंडियन एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये आता है। अब देखो फिर अपन ने छठा पॉइंट क्या पढ़ा था, सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इसके अंदर अपन के आते हैं CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन लॉ एंड MBA, ठीक है। तो देखो BTech और MBA, ठीक है। अब जब अपन क्लॉज 4 पढ़ेंगे ना, तो क्लॉज 4 में ये दो बंदे नहीं आएंगे, मतलब हम इन देखो क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज नंबर 4 इनमें सेम लिस्ट है, लेकिन क्लॉज 4 में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, वहाँ पे BTech नहीं आएगा और MBA नहीं आएगा, तो अपन इनके साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। देखो क्लॉज 1 क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं करने दे सकता मैं, ठीक है। क्लॉज नंबर 2 क्या हुआ, मैं शेयर नहीं कर सकता। क्लॉज नंबर 3 क्या हुआ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लॉज नंबर 4 क्या हुआ, मैं पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। ये क्लॉज नंबर 4 है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या बोला, शेयर नहीं कर सकता, क्लॉज नंबर 2 है, ठीक है। तो पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ, है ना, ये पॉइंट आ गया। किसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन मेंबर्स, पार्टनर्स, LR ऑफ अ डिसीज पार्टनर, या फिर प्रोफेशनल बॉडी मेंबर्स, या फिर सच अदर पर्सन, है ना। लेकिन अब एक सर्कुलर ये था कि मान लो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करते हो ना आप, तो उसमें क्या होता है कि वो सर्टन अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस आपका ले लेते हैं। तो इसे ही क्या हम इसे क्लॉज नंबर 2 का पार्ट मान लेंगे कि मतलब यार हम तो एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेयर कर रहे हैं वो पैसा, तो ऐसा नहीं मानना है। तो जहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट ने दिया 50 मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे
डिडक्ट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, दैट विल नॉट बी डीम्ड एज, क्या बोलते हैं, दैट यू हैव शेयर्ड, बट इट इज अलाउड। तो मतलब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हो एज अ डिडक्शन देन इट इज अलाउड। लेकिन अगर मान लो कोई सीए 50% ऑफ ऑडिट फीस दे रहा है टू अ पर्सन हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप इसके साथ तो फीस शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप किन किन के साथ शेयर कर सकते हो, सिर्फ मेंबर के साथ कर सकते हो, जो अपन ने लिस्ट पढ़ी थी उन बंदों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अपन तभी शेयर कर सकते हैं जब या तो वो मेंबर ऑफ दी प्रोफेशनल बॉडी है, लेकिन वो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन आप अब हमने ये जो पैसा दिया 50%, ये हमने उस नाम से नहीं दिया, हमने नॉमेनक्लेचर इसका कुछ अलग दे दिया, हमने इसे बोला ऑफिस अलाउंस है ये। तो क्या सिर्फ नाम बदलने से क्या ये क्लॉज से हम बाहर निकल लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आपको नाम चाहे जो मर्जी रखो, आप मतलब दे नहीं सकते। तो दिस इज ही वॉज गिल्टी, ठीक है। अब अपन आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो अब आप ध्यान से समझना, अपन ने बोला कि जो लीगल अपन फीस शेयर कर सकते हैं किसके साथ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर। तो अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म थी तो जो पुराने पार्टनर्स है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दे सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा प्रोविजन था, तो ऑब्वियसली बात है अगर पार्टनरशिप में ऐसा प्रोविजन था तो आप दे सकते हो, अगर नहीं था तो आप नहीं दे सकते। तो अगर मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर, तो यहाँ पे हम तभी शेयर कर सकते हैं जब क्या बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा प्रोविजन है। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपन को क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेकिन मान लो कि एक बंदा सोल प्रोप्राइटर था, अब क्या है वो बंदा लेट सपोज अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो देखो अब क्या हुआ, नया मेंबर उसकी पुरानी नाम से फर्म चलाना चाहता है, तो क्या नया मेंबर अब उसके फैमिली मेंबर्स के साथ फीस शेयर कर सकता है? तो ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, वो पार्टनरशिप में तो अभी था ही नहीं। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने सर्कुलर लाया और बोला कि अगर कोई बंदा गुडविल परचेज करता है, तो मतलब जैसे नया सीए आता है और उसका पुरानी फर्म का नाम चलाना चाहता है, तो दैट विल बी अलाउड। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो पेमेंट होनी चाहिए ना, पेमेंट शुड बी डिटरमिन्ड अपफ्रंट। मतलब देखो वो शेयर नहीं कर सकता इंडिविजुअल, जैसे मान लो 10,000 रुपये ऑडिट फीस कमाए, तो ऐसा नहीं हो सकता अरेंजमेंट कि मैं 50% तुम्हें दे दूंगा, ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकता। व्हाट ही कैन डू इज ही कैन डिटरमिन अपफ्रंट अमाउंट एंड देन ही कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट्स में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड द एग्रीमेंट कंटेन्स एग्रीमेंट ऑफ द सेल ऑफ सच गुडविल कंटेन सच प्रोविजन। तो हमें क्या बताना है, मतलब एक अपफ्रंट अमाउंट वी नीड टू डिटरमिन। तो आपको जो अमाउंट डिटरमिन करना है दैट शुड बी डिटरमिन्ड अपफ्रंट, क्योंकि देखो नहीं तो क्या होगा कि एक सीए शेयर कर रहा है अपनी फीस और प्रॉफिट्स किसके साथ, एक नॉन मेंबर के साथ, दैट इज नॉट अलाउड अंडर क्लॉज नंबर 2। तो आपको क्या करना है कि एग्रीमेंट में अपफ्रंट अमाउंट डिटरमिन कर लेना है, ठीक है, तो दैट विल बी अलाउड। लेकिन ये सब काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए, इट शुड बी डन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, है ना। तो 8 साल तक आपका ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई डिस्प्यूट है, मान लो कि उस पार्टनर जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है उनके 2 बेटे हैं, तो अब देयर इज अ डिस्प्यूट कि ये पैसा कैसे शेयर होगा, तो जिस ये 1 ईयर का जो टाइम है वो कंप्यूट होगा जिस दिन डिस्प्यूट सेटल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तब भी जो विद इन 1 ईयर है आपको ये बता देना इंस्टीट्यूट को कि दैट देयर एग्जिस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन देयर इज अ फैमिली डिस्प्यूट, तो ये आपको इंटीमेट कर देना है। तो मैं बोलूँ 8 साल के अंदर अंदर या तो आपको ये गुडविल वाला काम कर देना है या फिर आपको इंटीमेशन एज टू द डिस्प्यूट आपको बता देना है, ठीक है। अब अपन क्या बात करते हैं, अब आप ये इलस्ट्रेशन देख लेना, कोई इतनी बड़ी इलस्ट्रेशन है नहीं, तो ये अपन का क्लॉज नंबर 2 हो जाता है। अब क्लॉज नंबर 3 सिमिलर है कि आप क्लॉज नंबर 3 में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बस यहाँ पे लिस्ट में थोड़ा सा डिडक्शन है, ये 3 बंदे हट जाएंगे, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, एलआर ऑफ अ डिसीज पार्टनर, तो बाकी सब सेम टू सेम लिस्ट है, तो ये आपका सेम क्लॉज है। पहले वाला क्लॉज नंबर 2 जो था दैट अप्लाइज व्हेन यू गिव, व्हेन यू शेयर्स, है ना, और तीसरे वाला क्लॉज जो लगता है वो तब लगता है व्हेन यू एक्सेप्ट। तो सेम बंदे हैं, तो यहाँ पे भी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखा है, वेदर इन सीए इन प्रैक्टिस, तो आप इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज देन दिस यू कैन नॉट एक्सेप्ट। तो ये पॉइंट है अपना, तो ये अपना क्लॉज नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्या अपन रेफरल फीस ले सकते हैं फ्रॉम मेंबर्स, मान लो 8 सीए ने दूसरे सीए को रेफर किया, तो क्या वो रेफरल फीस ले सकता है? हाँ, तो इट इज अलाउड बिकॉज द फीस कैन बी शेयर्ड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। अपन ने पढ़ा ना कि मेंबर्स के बीच में शेयर हो सकता है, देन इट इज अलाउड, तो है ना, इट इज अलाउड एज बिटवीन, इट इज बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज नंबर 4 में भी सेम लिस्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो अब अपन पार्टनरशिप में किसके साथ एंटर हो सकते हैं, अपन उसी मेंबर के साथ प्रैक्टिस में मतलब पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं जो कि सीए इन प्रैक्टिस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो अपन पढ़ते थे वो पढ़ते थे सीए इन प्रैक्टिस हो चाहे सीए इन सर्विस हो, लेकिन यहाँ पे जब पार्टनरशिप में एंटर करना है देन ही शुड बी अ सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है। या फिर मैं किसी और प्रोफेशनल बॉडी, ये सेम लिस्ट है जो अपन ने रेगुलेशन 53A1 में पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था, मेंबर्स ऑफ दी
ICSI, ICWI, बार काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट एंड एक हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो वाली सेम लिस्ट है। या फिर उन पर्सनस के साथ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए है, तो इसके लिए नई रेगुलेशन है। अभी मैंने आपको बताया था हम बीटेक और MBA के साथ पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि रेगुलेशन 53B, देखो ऊपर जो रेगुलेशन थी वो जो थी रेगुलेशन 53A3, इसमें बीटेक और MBA के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन जो क्लॉज नंबर 4 के अंतर्गत रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 53B, इसमें बीटेक और MBA के बारे में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे क्या क्या लिखा है? CS के बारे में, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे बीटेक और MBA के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो इट इज़ नॉट अलाउड दैट यू कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो क्लॉज नंबर 1 क्या था अपना कि अपन प्रैक्टिस अलाउ नहीं कर सकते अपने नाम में किसी CN प्रैक्टिस को, एक्सेप्ट कि वो या तो मेरा पार्टनर ना हो या फिर मेरा एम्प्लॉय ना हो, ठीक है। उसी के साथ अपन ने क्लॉज नंबर 12 भी पढ़ा था, जहाँ पे बोला था ओनली द पार्टनर हु इज इन CN प्रैक्टिस एंड हु इज माई पार्टनर कैन ओनली साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये क्लॉज नंबर 12 हो गया, ठीक है। क्लॉज नंबर 1 एंड 12 डन। फिर क्लॉज नंबर 2 क्या है? मैं पे नहीं कर सकता। क्लॉज नंबर 3 क्या है? मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लॉज नंबर 4 इज सिमिलर दैट वी कैन नॉट एंटर इनटू द पार्टनरशिप। इसमें लिस्ट सिमिलर है बट देयर इज अ डिफरेंस दैट बीटेक एंड MBA के साथ मैं पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। अब अपन चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है ऊपर जो क्लॉज 2 और 3 में जो लिस्ट थी दैट इज 53A1 एंड 53A सब रूल क्या बोलते हैं 3, है ना। लेकिन यहाँ पे जो थी वो थी 53A1 एंड 53B। तो ये अपना पॉइंट है। अब देखो अपन पार्टनरशिप में तो एंटर कर सकते हैं, तो लेकिन ऑब्वियस ही बात है, लेट सपोज मैं किसी लॉयर के साथ एंगेज कर रहा हूँ, तो देखो अब हमारी क्या बन रही है? मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप बन रही है। तो देखो उसके जो बार काउंसिल भी है वो भी तो अलाउ करना चाहिए ना, तभी तो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप बन सकती है। तो द मेंबर्स में हाउएवर take note of the fact they cannot form multidisciplinary partnership till such time that the regulators also permit the partnership। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है नहीं, ठीक है। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 क्या बोलता है? अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करोगे, अगर आप बिजनेस सिक्योर करते हो अदरवाइज देन थ्रू द एम्प्लॉय या फिर कोई पार्टनर या फिर और बाय द मीन्स दैट आर नॉट ओपन टू अ CA, क्या सिक्योर कर रहे हो? प्रोफेशनल बिजनेस। तो आप सिक्योर क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है। अदरवाइज देन थ्रू एम्प्लॉय, मेंबर और या फिर मीन्स नॉट ओपन टू अ CA। तो देखो आप तीन बंदों से आप बिजनेस सिक्योर कर सकते हो। तो किन से कर सकते हो? पार्टनर से कर सकते हो, एम्प्लॉय से कर सकते हो, या फिर मीन्स ओपन टू CA। अब अपन को कैसे पता चलेगा दैट दिस मीन्स इज ओपन टू CA और नॉट? तो फॉर दिस वी नीड टू रेफर क्लॉज 6 and 7। तो अगर अपन बिजनेस सिक्योर करते हैं अदरवाइज देन थ्रू माई पार्टनर, एम्प्लॉय या फिर मीन्स नॉट ओपन टू CA, देन आई विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये होता है क्लॉज नंबर 5। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है? अपन क्या कर रहे हैं? सॉलिसिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉलिसिट कर रहे हैं। किसे सॉलिसिट कर रहे हैं? है ना, क्लाइंट को या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए। अपन किस लिए क्लाइंट को सॉलिसिट कर रहे हैं? फॉर द प्रोफेशनल वर्क। तो अपन सॉलिसिट कर रहे हैं क्लाइंट या फिर प्रोफेशनल वर्क किसके थ्रू? थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू या फिर एनी अदर मीन्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट सपोज मैं CN प्रैक्टिस भी हूँ और मैं कोचिंग भी करता हूँ, तो मैंने उस कोचिंग का सहारा लेके अपनी CN प्रैक्टिस को एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। देन इट विल बी कवर्ड अंडर क्लॉज नंबर 6। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सॉलिसिट कर रहा हूँ क्या? क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क, है ना। कैसे? थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटरव्यू या फिर एनी अदर मीन्स। 5 मोड कैपी आई, ठीक है। तो कैपी से C से सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, आई से इंटरव्यू और या फिर एनी अदर मीन्स। तो मैं सॉलिसिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ देन आई विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। लेकिन 8 CA दूसरे CA से मान सकता है काम, ठीक है। तो अब अपना पॉइंट आता है 8 CA इन प्रैक्टिस दूसरे CA इन प्रैक्टिस के पास जा सकता है या फिर वो रिस्पॉन्ड कर सकता है टू द टेंडर्स, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन है। तो टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है और 8 CA दूसरे CA से काम मान सकता है। तो क्लॉज नंबर 6 के दो एक्सेप्शन है। अ CA कैन अप्लाई टू अनदर CA इन प्रैक्टिस, ठीक है, काम मानने के लिए, ठीक है, या फिर वो रिस्पॉन्ड कर सकता है टू द टेंडर्स, तो वो टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब इसके लिए गाइडलाइन है जिसको मैंने समराइज किया है, वो अपन यहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर वो टेंडर जो है वो जो उस एरिया के लिए जो कि एक्सक्लूसिवली CA के लिए, जैसे एग्जांपल ले लो टैक्स ऑडिट, तो टैक्स ऑडिट सिर्फ CA कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब्ड है, तो हम उस मतलब उस टेंडर को हम तभी रिप्लाई कर सकते हैं जब मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब्ड है। अगर मान लो वो एरिया एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर CA है तो हम उसे तभी रिप्लाई कर सकते हैं जब मिनिमम फीस
प्रेस्क्राइब्ड है, अदरवाइज हम अगर नहीं प्रेस्क्राइब्ड है तो वी कैन नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एरिया के लिए है जहाँ पे दैट इज नॉट एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सीए, एग्जांपल ले लो जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट कौन कौन कर सकता है, सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम ऑडिट फीस प्रेस्क्राइब होनी चाहिए, तो इट कैन रिस्पॉन्ड इवन इफ मिनिमम फीस हैज नॉट बीन प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर देखो टेंडर में दो चीज़ें, अगर क्या एक्सक्लूसिवली है तो अगर है तो क्या मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब्ड है, देन यू कैन रिस्पॉन्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट, ठीक है। अब फिर अदर इट इज नॉन एक्सक्लूसिव एरिया, देन यू कैन रिस्पॉन्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मिनिमम फीस हैज नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। ये अपना हो जाता है टेंडर वाला क्लॉज, ठीक है। ये डन हुआ। अब देखो मैंने आपको कोचिंग और इंस्टीट्यूट वाला पॉइंट बताया था, ये इट फॉल्स विद इन द अदर मीन्स, इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन अपन मान से। तो देखो क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है, सॉलिसिट कर रहे हो क्या, क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क थ्रू कैपी, है ना, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू या फिर एनी अदर मीन्स। तो एनी अदर मीन्स में आ जाता है कोचिंग वाला, ठीक है। तो अब देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या कर सकते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सिर्फ ये लगा सकते हैं कि भाई ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है एंड सब्जेक्ट, उसके अलावा वो नीडलेस पब्लिसिटी सिक्योर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 6 अपना आ जाता है। अब अपन चलते हैं एडवर्टीजमेंट एंड नोट्स इन प्रेस। तो देखो मैं एडवर्टीजमेंट कब कब दे सकता हूँ, देखो अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो रहा है या फिर मेरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है या फिर मेरा एड्रेस चेंज हो रहा है या फिर मेरा टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, तो मैं एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ, बट दैट शुड बी लिमिटेड टू द बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड इट शुड बी लिमिटेड एज टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म में चेंज, डिसोल्यूशन, एड्रेस चेंज हो रहा है, टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, देन आई कैन एडवर्टीज बट बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड लिमिटेड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन चलते, अपन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं किसमें, जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ओनली ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जर्नल और न्यूज लेटर ऑफ द इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ प्रोफेशनल वर्क ऑन असाइनमेंट बेसिस, या फिर मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा इस क्वालिफिकेशन का है और फॉर सेकंड पार्टनरशिप, या फिर जो बंदा है वो नौकरी चाहिए, वो बंदा बोल सकता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन accountancy nature provided it only contains the accountant's name, address, telephone number, social networking site की डिटेल, है ना। However, mere factual position of the experience and area of specialization are permissible। तो अगर मैं बोलूँ, अभी अपन ने पढ़ा था कि एक सीएन प्रैक्टिस दूसरे सीएन प्रैक्टिस की हेल्प मांग सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, इसमें एडवर्टीज कर सकता है इंस्टीट्यूट के जर्नल में कि भाई वो असाइनमेंट बेसिस पे शेयर वर्क करने वाला है, ठीक है। या फिर वो क्या बोलते हैं अपना मतलब पार्टनरशिप सीट कर रहा है, या फिर ये बंदा दूसरा बंदा जिसे काम चाहिए वो बोल सकता है कि भाई मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो दोनों ही केस में अलाउड है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोलते हैं फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब हमें अपने बारे में बताना है, अकाउंटेंट्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस एंड द एड्रेस ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ द मेंबर्स। तो हमें यहाँ पे फैक्चुअल पोजीशन ऑफ एक्सपीरियंस बताना है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है देन आई विल वो अपन बताएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऑडिट्स के लिए ना पैनल्स बने होते हैं, तो अगर मुझे पता है कि पैनल बना हुआ है देन आई कैन अप्लाई टू देम कि भाई मेरा नाम भी इंक्लूड कर लो इस पैनल में, ठीक है। लेकिन मैं उनसे ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम मुझे काम क्यों नहीं दे रहे, मैं सिर्फ अप्लाई कर सकता हूँ उस पैनल को, ठीक है। ही इज़ फ्री टू राइट टू द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, लेट सपोज सीएजी अपना डेटा मेंटेन करना है, तो मैं उन्हें लिख सकता हूँ दैट प्लीज इंक्लूड माई नेम, आई एम ऑल्सो अ सीए, ठीक है। ही इज़ फ्री टू राइट टू द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन विद द रिक्वेस्ट टू प्लेस हिज नेम ऑन द पैनल। हाउएवर इट वुड नॉट बी प्रॉपर कि वो रोविन इंक्वायरीज करे, बार बार पूछता रहे कि आपने मुझे ऑडिट क्यों नहीं दिया, आपने मेरा नाम तो लिख लिया लेकिन ऑडिट क्यों नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब देखो रेस्पॉन्डेंट टू टेंडर्स, ये अपना अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट क्लियर है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आरटीएल और प्रेजेंटेशन। तो पहले क्या होता था कि बुक्स और आरटीएल्स में आप फर्म का नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन आज की डेट में आप दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेंशन कर सकता है बुक और आरटीएल के अंदर क्या मेंबर, वो अपना उसमें चार्टर अकाउंटेंट भी मेंशन कर सकता है, और वो नेम ऑफ द फर्म जिसमें वो पार्टनर है या फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट में है तो वो उसे डाल सकता है। तो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आरटीएल्स एंड प्रेजेंटेशन में सीएन प्रैक्टिस कैन मेंशन दैट इज अ चार्टर अकाउंटेंट एंड ही कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। अब अपन चलते हैं इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन, ये अपन पढ़ते हैं समरी से। तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज नेम ऑफ द फर्म अलाउड है। देखो ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर इन्विटेशन दे रहे हो फॉर मैरिज, देखो या तो आप ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हो या फिर इन्विटेशन दे रहे हो फॉर मैरिज, ठीक है, या फिर रिलीजियस सेरेमनी के लिए, या फिर ओपनिंग ऑफ न्यू ऑफिस, या फिर आप क्या कर रहे हो ऑफिस प्रमाइसेस के लिए जो चेंज के लिए आपने वो इनॉग्रेशन टाइप रखा उसके लिए, या फिर चेंज इन टेलीफोन नंबर। तो इनके लिए आप क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें आप क्या दे सकते हो, आप सीए भी लिख सकते हो और फर्म का नाम भी अलाउड है। लेकिन ये किन किन को दे सकते हो, आप सिर्फ आप क्लाइंट्स को दे सकते हो, रिलेटिव्स को दे सकते हो एंड फ्रेंड्स को दे सकते हो। तो किन किन को दे सकते हैं हम, सिर्फ ये CRF
क्लाइंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो मैं 3 ही बंदों को दे सकता हूँ। तो अगर पेपर में आए कुछ और, लेट सपोज कि मैंने क्या किया, CA एज वेल एज द नेम ऑफ द फर्म अलाउड है। ग्रीटिंग कार्ड में किन को दे सकता हूँ, सिर्फ क्लाइंट, CRF रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, सिर्फ इनको दे सकता हूँ। ग्रीटिंग कार्ड, इन्विटेशन फॉर मैरिज, रिलीजियस सेरेमनी, ओपनिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस प्रोमाइसेस में कोई चेंज हो रहा है या फिर टेलीफोन नंबर में चेंज हो रहा है, तो इसकी मैं बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाऊंगा और मैं उसमें CA भी लिख सकता हूँ, मैं फर्म का नाम भी लिख सकता हूँ, किन को दे सकता हूँ, CRF को दे सकता हूँ। ये अपन ने पॉइंट पढ़ लिया। अब अपन आते हैं कि सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम और सैनिटरी सेलिब्रेशन अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या पॉइंट है, वैसे तो इंस्टीट्यूट बोलता है दैट यू कैन नॉट सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क थ्रू कैपी, उसमें एडवर्टीजमेंट भी आता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसे तो हम आपका जीवन ही बर्बाद कर देंगे, आप तो कोई भी पार्ट एडवर्टाइज ही नहीं कर पाओगे। तो आपने बोला, इन्होंने बोला कि एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हो फॉर सिल्वर, गोल्डन, जुबली, प्लैटिनम और सेंटेनरी सेलिब्रेशन, तो इट इज़ अलाउड, लेकिन फॉर अदर्स इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि फिर वो क्लॉज नंबर 6 के उस वाले पार्ट में आ जाएगा। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब अपन आते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में। देखो स्पॉन्सरशिप में बड़ी सिंपल सी बात है, तो POU ऑफ द ICI का इवेंट हो रहा है, तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ द ICI का इवेंट हो रहा है, तो आप इसे स्पॉन्सर कर सकते हो अगर इस वाले इवेंट को अप्रूवल मिली है ऑफ द CPE डायरेक्टरेट। तो आप POU वाले वो कर सकते हो स्पॉन्सर अगर आपको अगर CPE डायरेक्टरेट ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है, ठीक है। अगर नहीं अप्रूव किया तो आप इसे स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वाले में तो आप CA का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, और फर्म का भी नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप पर्सनल लेवल पर कोई CSR को स्पॉन्सर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो विद द प्रॉफिट CA, लेकिन आप फर्म का नाम नहीं दे सकते, लोगो नहीं दे सकते। तो अगर मैं बोलूँ अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का है और वो अप्रूव्ड है प्रोग्राम, तो आप क्या बोल सकते हैं, CA का नाम भी दे सकते हो और फर्म का नाम भी दे सकते हो। लेकिन अगर वो CSR का प्रोग्राम है तो आप अपना नाम दे सकते हो लेकिन फर्म का नाम नहीं दे सकते। तो इट इज़ अलाउड अगर आप फर्म का नाम ना दो, ठीक है, और फॉर अदर्स इट इज़ नॉट अलाउड। तो मतलब सिर्फ अलाउड सिर्फ 2 के लिए, किन के लिए, POU के लिए और CSR के लिए। POU के लिए कब अलाउड है, जब वो अप्रूव्ड है, ठीक है, और CSR के लिए अलाउड कब है, जब आप सिर्फ नाम दे रहे हो। अगर फर्म का नाम दे रहे हो तो देन इट इज़ नॉट अलाउड। तो स्पॉन्सरशिप का ये फंडा है, तो स्पॉन्सरशिप आप ऐसे समझ लेना इसे, ठीक है। अब अपन चलते हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग और कोचिंग, इसे हमने बोल ही दिया था, इट अमाउंट्स टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन, तो इट विल बी कवर्ड अंडर द इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन, ठीक है। अब देखो अगर आप अपना प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ अपनी फर्म की प्रोफाइल शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू या फिर एनी अदर मीन्स, तो ये सर्कुलर हो गया एक तरीके से। तो वो आप तभी दे सकते हो जब वो सामने वाले बंदे ने आपसे पूछा हो, अनलेस इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू अ प्रपोज क्लाइंट स्पेसिफिक क्वेरी, तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। अगर मान लो टेलीविजन में आपने हीरो का काम किया, तो क्या आपको टेलीविजन वाले जैसे क्रेडिट देते ना, इस बंदे ने काम किया, तो क्या आपको क्रेडिट मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, जैसे सबको मिल रहा है वैसे मुझे भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट द नेम इज नॉट मेड डिफरेंटली एज कम्पेयर टू द अदर एंट्रीज। तो जैसे और बंदों को मिल रहा है वैसे ही मुझे मिल सकता है, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। तो क्या मैं प्रोफेशनल वर्ड सॉलिसिट कर सकता हूँ रोविंग इंक्वायरीज डाल के? तो इट इज़ नॉट परमिसेबल, इट इज़ नॉट परमिसेबल, ठीक है। क्या मैं प्रोफेशनल कलीग से काम मान सकता हूँ? हाँ मान सकता हूँ। अपन ने पढ़ा था ना, CA इन प्रैक्टिस कैन आस्क वर्ड फ्रॉम द CA इन प्रैक्टिस, इट इज़ अलाउड, इट इज़ अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन आते हैं स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो 144 में जब ऑडिटर को रिमूव किया जाता है तो उसे एक रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होता है, ठीक है। तो वो उस रिप्रेजेंटेशन में वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनाएगा कि उसकी नीडलेस पब्लिसिटी ना हो, ठीक है। वो ऐसा ना लगे कि वो ऐसा सॉलिसिट कर रहा है कि उसको कंटिन्यू किया जाए एज ए ऑडिटर। तो उस रिप्रेजेंटेशन से ऐसा नहीं समझ आना चाहिए कि दैट ही इज सॉलिसिटिंग दैट ही शुड बी कंटिन्यू एज एन ऑडिटर। रादर वो क्या बताएगा कि कैसे वो इंडिपेंडेंटली काम करता आया है और कैसे वो कॉन्शियसली काम करता आया है, और अगर वो ही इज़ विलिंग, अगर उसे ऑडिटर मतलब AGM में वापस से रीअपॉइंट किया जाए, ही इज़ विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज ऑडिटर इफ रीअपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। तो वो क्या करेगा, वो पब्लिसिटी नहीं मांगेगा, ठीक है। वो सॉलिसिट ऐसा नहीं, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे ऐसा लगेगा कि वो सॉलिसिट कर रहा है फॉर कॉन्टिन्यूएंस एज एन ऑडिटर, लेकिन रादर वो क्या करेगा, वो बताएगा कि मैं कैसे इंडिपेंडेंटली काम करते आया, कैसे मैं कॉन्शियसली काम करते आया, और मेरी विलिंगनेस टू कंटिन्यू अगर मुझे रीअपॉइंट करते हो आप लोग, ठीक है। तो 3 चीज़ें बताएगा, क्या मैं कैसे इंडिपेंडेंटली काम करते आया, मैं कैसे कॉन्शियसली काम करते आया, एंड माई विलिंगनेस टू कंटिन्यू इफ आई एम रीअपॉइंटेड, ठीक है। अब देखो acceptance of the original professional work, ठीक है, by a member emanating from the client introduced to him by another member. Let's suppose
मेरा एक फ्रेंड है, सीए फ्रेंड, तो उसका क्या है, उसकी शादी हो रही थी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया किसी क्लाइंट से, वो जो उसका क्लाइंट था। यहाँ पे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्ड। तो लेट सपोज वो क्या करता था, उसकी स्टैट ऑडिट करता था। अब मैंने उस क्लाइंट के सामने अपनी तारीफें मारी, मैंने बोला मेरे से अच्छा तो ऑडिट कोई और जानते ही नहीं है, मुझे ही आता ऑडिट तो सारा, ठीक है। तो फिर अब क्या, वो क्लाइंट मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, बोले यार अब से छोड़ो यार, आपका फ्रेंड तो अच्छा ऑडिट नहीं करता, आप ही करो मेरा ऑडिट, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़िया लग रही है मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता अगर, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ क्या है, ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्ड। देखो जो मेरा फ्रेंड करता था वो क्या करता था, स्टैट ऑडिट, मतलब मान लो अगर क्लाइंट स्टैट ऑडिट के लिए मेरे पास आ रहा है तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। एक्सेप्ट मैं क्या बोलूँगा उसे कि भाई वो तू उसके थ्रू आ, मतलब कि अदर मेंबर आ, मतलब उसके थ्रू बोल कि मैं करूँ ये काम, ठीक है। मतलब मैं डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अ मेंबर शुड नॉट एक्सेप्ट द ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्ड इमेनेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर इफ एनी प्रोफेशनल वर्ड ऑफ सच क्लाइंट कम्स टू हिम डायरेक्टली। तो अगर कोई भी काम इस बंदे का मेरे पास डायरेक्टली आता है, इट शुड बी हिज ड्यूटी टू आस्क द क्लाइंट दैट ही शुड कम थ्रू द अदर मेंबर, ठीक है। तो वो उस मेंबर के थ्रू आए, मतलब मैं डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या मैं पब्लिक इंटरव्यू दे सकता हूँ? हाँ मैं दे सकता हूँ, बट दिस शुड नॉट रिजल्ट इन पब्लिसिटी, ठीक है। और इसमें मेरी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी गिवन ओनली एज अ रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैं अपने फर्म के बारे में भी बता सकता हूँ कि दैट आई एम पार्टनर इन दिस फर्म, ठीक है। मतलब मुझे नीडलेस पब्लिसिटी नहीं चाहिए, बस ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना। और अपन देखो कोई एडवर्टीजमेंट ऐसे कर सकते हैं अंडर बॉट्स नंबर। देखो बॉट्स नंबर क्या होता है, एक हिडन मेथड होता है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और कुछ एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट का वो आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये बॉट्स नंबर के अंदर, मतलब एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट अलाउड अंडर क्लॉज नंबर 6, ठीक है। बस आप इतना मायने रखो, ठीक है। क्या एजुकेशनल वीडियो मैं दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ। तो वीडियोस ऑफ द एजुकेशनल नेचर मे बी अपलोडेड, लेकिन सीए फर्म का नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। नो रेफरेंस शुड बी मेड टू द सीए फर्म जहाँ पे वो पार्टनर या फिर प्रोपराइटर है ना। और फर्दर इट शुड नॉट कंटेन एनी कॉन्टैक्ट डिटेल और वेबसाइट एड्रेस। तो मेरी जो फर्म का कॉन्टैक्ट डिटेल और वेबसाइट का एड्रेस है दैट शुड नॉट बी कंटेन विद इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द यूट्यूब, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, तो ये अपन का क्लॉज नंबर 6 भी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट की इलस्ट्रेशन में फॉल्ट है, तो उसने बुक पब्लिश करी और उसने अपनी फर्म का नाम भी लिख दिया। तो अब आज की डेट में अलाउड है, अपन ने अभी पढ़ा ना कि बुक्स में आप फर्म का नाम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे वो गिल्टी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा है कि that is has committed the professional misconduct। तो ये दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आज की डेट में ये क्या होना चाहिए, ही हैज़ नॉट कमिटेड द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये अपना पॉइंट है। अब देखो उसने एक वेबसाइट बनाई, उसमें क्या था, बायोडेटा डाला ऑफ द पार्टनर जिसमें पासपोर्ट साइज थी, तो दैट इज अलाउड, ठीक है। तो ऑल द गाइडलाइंस हैव बीन कंप्लाइड विद। अभी अपन वेबसाइट की गाइडलाइंस आगे पढ़ेंगे, तो ये अभी अब आप छोड़ दो, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो एरिया वो कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, तो ये वाला एरिया दैट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द सीए, तो देन यू कैन रिस्पॉन्ड इवन इफ द मिनिमम ऑडिट फीस हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो ये अपने कुछ बहुत क्वेश्चंस है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 7 में, ठीक है। क्लॉज नंबर 7 क्या बोलता है? क्लॉज नंबर 7 ये बोलता है कि मुझे एडवर्टाइज नहीं करना है मेरी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को। तो अ सीए इन प्रैक्टिस शुड नॉट एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, और उसे मुझे डेजिग्नेशन नहीं यूज़ करना है अदर देन ऑफ अ चार्टर अकाउंटेंट। तो मुझे क्या डेजिग्नेशन यूज़ करना है, सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट यूज़ करना है। ये कहाँ पे भी लिखा है, ये सेक्शन 7 में भी लिखा है, ठीक है। किस किस के ऊपर नहीं यूज़ कर सकता मैं एनी डेजिग्नेशन अदर देन अ सीए? ऑन माई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स एंड साइन बोर्ड्स। 4 चीज़ें, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स एंड साइन बोर्ड। तो मुझे इसमें डेजिग्नेशन जो यूज़ करना है दैट शुड बी ओनली ऑफ अ चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है। हाँ मैं कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, मैं डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर किसी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आई शुड नॉट एडवर्टाइज माई प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, और मुझे कोई डेजिग्नेशन यूज़ नहीं करनी है जो कि अदर देन दैट ऑफ अ चार्टर अकाउंटेंट है ऑन माई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, लेटर हेड, साइन बोर्ड एंड क्या बोलते हैं विजिटिंग कार्ड, अनलेस कि वो कोई डिग्री हो या फिर कोई टाइटल हो जो कि मेरी किसी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द ICI, तो देन आई कैन राइट दैट आई एम दी CS, ठीक है। सिर्फ मैं
डेजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरी आई कैन नॉट यूज बिकॉज इट्स अ डेजिग्नेशन, बट आई कैन यूज दैट आई एम दी member of the ICSI, ठीक है. So I can write CS, but I cannot write the full form because otherwise it will amount to the designation, ठीक है. तो वो अपन designation को यूज नहीं कर सकते, है ना. और member can advertise through a write up, ठीक है. ये clause number 7 में allowed है, provided that a member in practice may advertise. देखो अभी अपन ने पढ़ा था clause number 6 ने भी मना किया था. clause number 6 ने क्या मना किया था? solicit नहीं कर सकते आप through advertisement. clause number 7 में आपने क्या किया था? आप अपन ने प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट अटेनमेंट्स को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते. लेकिन क्लॉज नंबर 7 और 6 की एक्सेप्शन है कि आप राइटअप के थ्रू आप अपने काम को एडवर्टाइज कर सकते हो. मे एडवर्टाइज थ्रू अ राइटअप आउट सेटिंग आउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज फर्म सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस एज मे बी इशूड बाय द काउंसिल. ये अपन पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 7, ठीक है. अब ये अपन ने पढ़ा चार्टर अकाउंटेंट कैन नॉट यूज एनी डेजिग्नेशन अदर देन अ चार्टर अकाउंटेंट. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है. वन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और दी रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप अपने उनके ऊपर लिख सकते हो, अपने विजिटिंग कार्ड्स और लेटर हेड्स के ऊपर लिख सकते हो. मतलब इन 4 में से आप सिर्फ 2 पे ही ये लिख सकते हो. देखो अपन ने 4 डॉक्यूमेंट पढ़े थे जिन पर डेजिग्नेशन क्या आनी चाहिए, सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट. क्या क्या? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड एंड साइन बोर्ड्स, ठीक है. लेकिन अब इनमें से 2 में कौन कौन से? विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड. इनमें तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर दोनों यूज़ कर सकते हो. मतलब आप CA भी यूज़ कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. लेकिन ऑन साइन बोर्ड्स के ऊपर आप ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते. तो अगर आप ध्यान से पढ़ो, अ मेंबर एम्पैनल्ड एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैन मेंशन द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिस्पेक्टिवली ऑन हिज विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड. तो वो अपने विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड के ऊपर लिख सकता है. अब देखो डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द प्रैक्टिस. तो देखो ये क्या है, ये क्या होगा, ये पता चलेगा इससे कि इतनी पुरानी फॉर्म है. तो इट मीन्स दैट ही इज एडवर्टाइजिंग हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, ठीक है. तो इट शुड नॉट बी मेंशन. तो इट शुड नॉट बी मेंशन. ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब आप ये मान लो 1950 की फॉर्म है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है. ऑन द लेटर हेड्स यू कैन नॉट राइट और ऑन द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट राइट. दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज नंबर 7, ठीक है. तो अगर मान लो आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए एडवोकेट या फिर CS या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट, तो आप कर सकते हो अगर आपका दूसरा इंस्टीट्यूट अलाउ कर दे. तो सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द बार काउंसिल या फिर CS इंस्टीट्यूट या CMA इंस्टीट्यूट, है ना. लेकिन ही कैन नॉट यूज द डेजिग्नेशन बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब CA और एडवोकेट साथ साथ में यूज नहीं कर सकता, ठीक है. ये अपन को पता है ना, अपन ने सेक्शन 7 में भी पढ़ा था, है ना. तो CA और CS भी साथ साथ में डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता. तो वो कर सकता है प्रैक्टिस, लेकिन पहली बात तो ये दूसरे इंस्टीट्यूट परमिशन देते ही नहीं है. तो ये वाला जो क्लॉज है, मतलब ये मान लो आज की डेट में अगर मैं CA और एडवोकेट दोनों हूँ तो आई कैन प्रैक्टिस ईदर ऑफ देम. या तो CA बन सकता हूँ या एडवोकेट बन सकता हूँ. आई कैन नॉट प्रैक्टिस एज बोथ, ठीक है. तो ये वाला क्लॉज प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता, लेकिन किताबों में ये लिखा है सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द अदर इंस्टीट्यूट आई कैन प्रैक्टिस, ठीक है. लेकिन बट आई कैन नॉट यूज द बोथ द डेजिग्नेशन साइमल्टेनियसली. ये आता है अपन का इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मान लो मेरी CA फॉर्म में एक RTL था, उस बंदे ने बहुत अच्छे नंबर लाए, पास हो गया. तो अब क्या है, उसके शहर में उसका इंटरव्यू होने जा रहा. तो उसने बताया कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल शो करी थी. तो अब देखो अब क्या हो रहा है, मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ठीक है. मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो दिस इज अलाउड. देखो क्या हो रहा है, ये छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट है ना यार. एक्चुअली में क्या है, वो खुशी के मारे बता रहा है कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल शिप करी थी. तो दैट इज अलाउड. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो नेम ऑफ द प्रिंसिपल, फॉर्म एंड टाउन जहाँ पे मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी. दैट इज अलाउड, ठीक है. अब अपन चलते हैं रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट. अब अपन आते हैं रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स. जो रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द CA, ठीक है. अब आप एक चीज़ बताओ, क्या आप टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट इन सब में आ सकते हो? हाँ आ सकते हो. या फिर आप रेडियो में ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, या फिर आप लेक्चर भी दे सकते हो. और आई कैन डिस्क्राइब माई सेल्फ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. फर्म नेम में ऑल्सो भी मैंशन. लेकिन मुझे कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल क्लेम नहीं करना, या फिर मुझे कोई सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन नहीं करना. तो आई शुड नॉट मेक एनी false claims or the comparison of any sort. तो अपन को कंपैरिजन वगैरह नहीं करना है, ठीक है. अब अपन आते हैं, क्या मैं ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ? हाँ तो मैं कर सकता हूँ. किन के लिए कर सकता हूँ? अपने स्टाफ के लिए, कोई और दूसरा CA उसके स्टाफ के लिए भी, ठीक है. मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है CA, उसके स्टाफ को भी मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए. तो मैं ट्रेनिंग किन के लिए दे सकता हूँ? टू हिज ओन स्टाफ, मे ऑल्सो इन्वाइट द अदर स्टाफ और टू द क्लाइंट्स एंड द क्लाइंट्स. तो मैं अपने स्टाफ को, अदर स्टाफ्स को एंड क्लाइंट्स को भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ. तो उसके लिए मैं मटेरियल्स भी इशू कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं CA और CA फर्म का नाम लिख सकता हूँ. लेकिन इसमें कोई सॉलिसिटेशन नहीं होना चाहिए. राइट इन आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस. तो यहाँ पे
तो देखो बुट्स वाले में तो क्या था, फर्म का नेम भी अलाउड था, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन CA यूज़ कर सकते हो, तो सिर्फ नाम एंड CA। वहाँ पे यहाँ पे फर्म नेम अलाउड नहीं है। बुट्स में क्या था, नाम भी अलाउड था, CA भी अलाउड था, फर्म नेम भी अलाउड था। यहाँ पे नाम और CA अलाउड है सिर्फ। अब देखो जो आपका साइन बोर्ड होगा उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। देखो ग्लो साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे रात में जो चमकते हैं ना वैसा साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए। ग्लो साइन बोर्ड्स और दी लाइट्स ऑन दी लार्ज साइज बोर्ड इज एज इज यूज बाय द ट्रेडर्स और शॉपकीपर इज नॉट परमिसिबल। बस आपको ये माइंड में रखना है, तो ये अपना पॉइंट हो जाता है। लेट सपोज मैं CA इन प्रैक्टिस हूँ और मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया। तो देखो अब क्या है, क्लॉज नंबर 11 बोलता है आप डायरेक्टर बन सकते हो अदर देन MD और WTD। आप होल टाइम और MD और WTD के अलावा आप नॉर्मल डायरेक्टर बन सकते हो, मतलब आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टर बन गया एज पर क्लॉज 11, ठीक है। उसमें कोई भी परमिशन नहीं चाहिए होती ऑफ द इंस्टीट्यूट। अभी अपन क्लॉज नंबर 11 में पढ़ेंगे, तो मैं डायरेक्टर बन गया। अब देखो लेट सपोज वो कोई या तो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं या फिर प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिखा दैट आई एम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें क्या वो CA फर्म का नाम लिख सकते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड। क्या वो मेरी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो ये लिख सकते हैं दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो हाउएवर द मेंबर मस्ट एंश्योर दैट द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज और आर नॉट पब्लिश्ड विद दिस नेम। तो मतलब इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन नहीं करना, आपको एडवर्टाइज नहीं करनी अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को, ठीक है। ये वो वाला पॉइंट है। पर्टिकुलर्स अबाउट द डायरेक्टरशिप इन एनी अदर एंटिटी कैन बी रिटन, कैन हाउएवर बी गिवन, बट द नेम ऑफ द फर्म इज नॉट अलाउड। तो आपको एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज इन सब के बारे में फालतू ध्यान नहीं देना, बिकॉज दिस विल अमाउंट टू एडवर्टीजमेंट ऑफ योर प्रोफेशनल अटेनमेंट्स अंडर क्लॉज नंबर 7। तो आप अगर डायरेक्टर बनते हो तो आपको देखना है कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है या फिर प्रोस्पेक्टस इशू हो रहे हैं या फिर एनुअल रिपोर्ट इशू हो रहे हैं, they can describe yourself as the chartered accountant but cannot give your firm name or cannot describe you in a specialized manner। मतलब आपकी एक्सपर्टीज इन सब के बारे में नहीं दे सकते वो, ठीक है। ये अपना पॉइंट आ जाता है क्लॉज नंबर, ये अपना आता है क्लॉज नंबर 7 पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखो, आप क्या कोई लोगो यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा है कि लोगो मना है, लेकिन आप कौन सा लोगो यूज़ कर सकते हो, जो CA वाला लोगो है। तो देखो CA वाले में क्या होता है, CA लिखा होता है और उल्टा टिक मार्क होता है। उल्टा टिक मार्क इसलिए क्या होता है, देखो अब देखो इसमें आपको ये MCQ में पूछ सकते हैं, CA विद द टिक मार्क जो कि अपसाइड डाउन होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। तो जो CA लिखा होता है वो ब्लू में लिखा होता है, CA वर्ड जो लिखा होता है दैट इज इन ब्लू, और जो टिक मार्क होता है दैट इज इन ग्रीन, द ग्रीन कलर इज इन द टिक मार्क, और जो बैकग्राउंड होता है दैट इज वाइट। तो देखो वाइट, ब्लू एंड ग्रीन, तो ये हमारा पूरा CA का वो है लोगो। तो दैट यू कैन यूज़ बट यू कैन नॉट यूज़ एनी डिफरेंट लोगो। तो आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड लोगो यूज़ कर सकते हो, दैट इज ऑफ दी CA। तो CA में क्या होता है, CA लिखा होता है एंड A इज ऑफ अपसाइड डाउन, ठीक है। ये अपना पॉइंट आ जाता है। तो अब अपन का ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो अगर मान लो कोई बंदा जैसे लेट सपोज प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट है, तो अगर वो अपने विजिटिंग कार्ड में क्या वो CA और प्रेसिडेंट साथ साथ में लिख सकते हैं, तो इसके बारे में अपेंडिक्स F में दे रखा है, तो ये अभी अपने उसमें है नहीं, तो अपन इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अपना बस बेसिकली यही पॉइंट है कि क्या काउंसिल के मेंबर्स वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ काउंसिल मेंबर या फिर नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट है। तो अपन ने 7 में क्या पढ़ा, डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ा, और अपन ने पढ़ा क्या बोलते हैं कि वो विजिटिंग कार्ड्स, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, इनमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या वो टैक्स कंसल्टेंट यूज़ कर सकता है, दैट इज़ रॉन्ग। क्या वो अब देखो लेट सपोज B इज पार्टनर इन द 3 फर्म्स, तो क्या अपनी वो तीनों फर्म का नाम दे सकता है इन हिज पर्सनल विजिटिंग कार्ड, या दैट इज़ अलाउड, या ये कहीं पे भी मना नहीं है। तो दस B इज़ नॉट गिल्टी, ठीक है। तो क्या वो एज अ डायरेक्टर अलॉन्ग विद दिस वेरियस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड स्पेशलाइजेशन। देखो अब मिस्टर D क्या डायरेक्टर बना, अब उसने क्या किया, अपनी बहुत सारी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स लिख दी, देन ही विल बी गिल्टी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ही कैन डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही शुड नॉट लिस्ट हिज स्पेशलाइजेशन, है ना, वो सब लिस्ट नहीं करना है। एंड ही शुड नॉट मेंशन हिज क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, ही शुड नॉट मेंशन हिज फर्म नेम, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अब अपन का क्लॉज नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी तक अपन ने क्लॉज नंबर 7 तक कवर कर लिया। थैंक्स अ लॉट।